बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी से हम चर्चा करेंगे इस पर। सर, बस्तर तो आपके लिए नया नहीं है। कई बार आप बस्तर आए और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आप घूमे। मैं शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि जब आप छत्तीसगढ़ आए थे और ख़ास तौर पे बस्तर का नाम आपने सुना होगा, क्या रिएक्शन था आपकी फैमिली में और बाकी लोगों में कि बस्तर जा रहे हैं? क्या डरे सहमे से कुछ थे और उसके बाद आपको क्या लगा? जी, जैसा फ्रैंकली स्पीकिंग जो घर परिवार वालों को जो भी मद्रास के ऊपर वाला इलाका है उनके तो उत्तर बस्तर है, सॉरी उत्तर भारत है। उनके लिए मतलब छत्तीसगढ़ में हम रायपुर में रह रहा है या बस्तर में रह रहा है या सरगुजा साइड में रह रहा है, उनका बहुत ज़्यादा इस इलाके के बारे में अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। उनके लिए छत्तीसगढ़ जो भी मद्रास के उत्तर वाला इलाका उत्तर भारत में आते उनके लिए। फिर भी जैसा बस्तर में आने के बाद हमको काफ़ी चीज़ सामान्यतः मिला। हमारा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र का मूलतः मैं रहने वाला तमिलनाडु का हूँ। उधर जैसा तमिल भाषा बोला जाता है और बस्तर का जो गोंडी भाषा है इसमें काफ़ी सामान्यतः है। जैसा न्यूमेरिकल्स हम लोग 1 2 3 जैसा तमिल में बोलते हैं, 1 2 3 4 5 करके, गोंडी में भी वही शब्दों में बोले जाते हैं। और अनेक ऐसा जो विषय जिसमें जो रहन सहन है, खान पान है, उसमें काफ़ी सामान्यतः है। इसलिए हमको ऐसा अलग नहीं महसूस करते। मतलब बस्तर में रहते हमको ऐसा लगता है मतलब हम खुद अपना प्रदेश में हमारा लोगों के बीच में रहने के टाइप के एक अनुभव रहते हैं। चलिए सर, त्रिवेणी योजना को लेकर आप इस वक्त बस्तर में मौजूद हैं और सरकार की भी महत्वाकांक्षी योजना है, आप लोग भी काम कर रहे हैं। हमको थोड़ा बताएं क्या ये त्रिवेणी योजना है, क्या काम कर रही है? वर्तमान में सरकार द्वारा जो नक्सल समस्या का उन्मूलन हेतु एक त्रिवेणी कार्य योजना जैसा विश्वास, विकास, सुरक्षा, इस कार्य योजना के तहत अभी कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है क्षेत्र के जनता को विश्वास में लेकर उनकी इच्छा अनुसार, उनकी मनसानुसार हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए हम लोग अभी तक विगत 20 वर्षों में 1700 से अधिक हमारा राज्य पुलिस का और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जो हमारा जवान शहादत दिया है, अपना जान का कुर्बानी दिया है, इसके बावजूद यदि हम क्षेत्र की जनता को अपना तरफ हम नहीं ले पाएगा, उनके विश्वास यदि नहीं जीत पाएगा, फिर हम इस युद्ध में, इस लड़ाई में हम आगे बढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह गए थे। इसलिए सरकार का मानना यह है सबसे पहले हम क्षेत्र की जनता को अपना बात रखें। उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, जैसे बस्तर जिला में आमचो बस्तर, आमचो पुलिस, और अलग अलग जिला में अलग अलग स्थानीय भाषा में उन कार्यक्रम को नाम देकर हम जनता के बीच में जाते हैं और उनका शासन का कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ और नक्सल का विगत वर्षों में किस तरीके से क्षेत्र को जनता के साथ उन्होंने एक मानव विरोधी, एक विकास विरोधी हरकत किया है। जो नक्सल आतंक कारण से बस्तर इलाका में विगत 20 वर्षों में 1700 से अधिक जो आम नागरिक भी अलग अलग घटना में उनका नक्सल हिंसा में उनका शहादत हुआ, आम नागरिक को नुकसान हुआ। इन सब बात को हम जनता तक पहुंचाते हैं और नक्सल का जो असली चेहरा है, जो विकास विरोधी और जन विरोधी है, उसका बेनकाब करके और जनता को अपना और विश्वास लेने का काम किया। दूसरा, निर्माण कार्य के लिए, विकास कार्य के लिए, जैसे सांसद महोदय भी इसके पहले बता रहे थे, कनेक्टिविटी सबसे बड़ा एक एंटीडोट है जो नक्सल समस्या के लिए। तब तक अंदरूनी क्षेत्र के लोग का बाहर के दुनिया से जुड़ने के लिए सड़क, पुल पुलिया और अन्य साधन से उपलब्ध नहीं होगा, फिर ये समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए कनेक्टिविटी के लिए हम प्रमुख रूप से फोकस करके सड़क, पुल पुलिया, साथ साथ मोबाइल कनेक्टिविटी है। अभी विगत वर्षों में 525 मोबाइल टावर्स अंदरूनी इलाके में लग चुकी है और सेकंड फेज में 1028 टावर और लगाने का कार्य योजना है। इस प्रकार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के काम है और इस सब काम के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए इसके लिए हमारे पास स्थानीय पुलिस बल के अलावा स्पेशल फोर्सेस जैसा DRG, STF, कोबरा है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, BSF, CRPF, ITBP, PSS भी तमाम फोर्स और शासन द्वारा भी वर्तमान में बस्तर फाइटर्स के नाम पर एक विशेष बल गठन की जा रही है। इसका खास बात यह है इसमें स्थानीय भर्ती की जाएगा। प्रत्येक जिला में 400 के मान से पूरा बस्तर संभाग में 2800 का जो भर्ती होगा, इस पे पूरा स्थानीय जो बस्तर के वनांचल क्षेत्र के युवा युवतियों को इसमें अवसर मिलेगा ताकि खुद अपना क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपना क्षेत्र के सुरक्षा के लिए और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय युवा युवतियों को एक अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार का शासन का त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। इस कार्य योजना का काफ़ी सकारात्मक परिणाम अभी मैदान में देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसमें और मजबूती से हम आगे बढ़ेगा। पर कितना मुश्किल होता है, जैसे कि सांसद जी भी बोल रहे थे कि जब उन लोगों की विजिट होती है अंदरूनी इलाकों में, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्या आप लोग सोचते हैं, क्या वाकई दिक्कतें आप लोगों के लिए होती है? कैसे फेस करते हैं, कैसे एक सुरक्षित माहौल देते हैं?
जैसा नक्सल प्रभावित इलाके में सीपीएम माओवादी संगठन के एक प्रमुख उनके एक मोडस ऑपरेंडी रहते हैं, आईईडीज के माध्यम से सुरक्षा बल को तो टारगेट करते करते साथ साथ अनेक ऐसा घटना हुआ जिसमें जो क्षेत्र के आम नागरिक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं और कई बार मतलब क्षेत्र में जो मवेशी वगैरह जो रहते हैं वो भी आईईडी के चपेट में आकर, जैसा प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज लगभग 150 के आसपास आईईडी ब्लास्ट का घटना हुआ करते थे। धीरे धीरे अभी इन सब में अंकुश लगाते जा रहे हैं और उसके अलावा जो आईडीज हम लोग रिकवर करते हैं प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 300 के आसपास आईडी जो माओवादी द्वारा लगाया जाता है उसको रिकवर की जाती है। और इसके अलावा उनका अलग अलग और तौर तरीका है, जैसा एम्बुश लगाना है और सुरक्षा बल के ऊपर कैंप्स के ऊपर हमला करना है और साल में अनेक ऐसा कैलेंडर इवेंट्स उनका रहता है जिसके माध्यम से गाड़ियों का जो निर्माण कार्य मिला है वो मिशनरीज को नुकसान पहुंचाना है या उनकी जो ठेकेदार और उसकी मुंशी या उनके कर्मचारियों का टारगेट करना है। इस टाइप का नक्सल का हमेशा एक विनाशकारी जो चेहरा रहते हैं उसी के माध्यम से इलाके में एक आतंक के वातावरण निर्मित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वर्तमान में जनता द्वारा नक्सल के इस प्रकार के हथकंडा को समझ लिया है, उनके हरकतों को समझ लिया है, इससे किसी प्रकार का समर्थन नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से नक्सल में इसमें काफ़ी एक बौखलाहट भी है, जैसे जनता का समर्थन नहीं मिलने के कारण से वो अलग अलग तरीके से हिंसात्मक गतिविधि के माध्यम से एक आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए कोशिश है। उनका कैंप जो आप लोग बनाते हैं, कई बार कैंप को लेकर विवाद की भी स्थिति बन जाती है, हाल ही में हमने एक देखा भी था। तो ये कैंप किस मकसद से लगाए जाते हैं? क्या सिर्फ नक्सलियों को पीछे खदेड़ना या उससे आसपास डेवलपमेंट भी कुछ होता है? नक्सल प्रभावित इलाके में यदि सुरक्षा कैंप स्थापित की जा रही है, इसका अनेक उद्देश्य होते हैं। नक्सल ऑपरेशन एक उद्देश्य हो सकता है, साथ साथ प्रत्येक हमारा जो सुरक्षा कैंप है एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में अभी काम करते हैं। ये कैंप स्थापित होने के बाद पीछे से सड़क बन जाते, पुल पुलिया, बिजली आपूर्ति और अन्य जो मूलभूत सुविधा जैसा रेशन शॉप्स खुल जाते हैं और आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस सब तमाम सुविधा क्षेत्र की जनता को मिल जाते। उसी कारण से धीरे धीरे जनता शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जाता है और नक्सल का पैर के नीचे से उनका वो जमीन खिसक जाते हैं। इन सब परिस्थिति को देखने के बाद नक्सल द्वारा हमेशा ये कोशिश की जाती है कैंप को विरोध करने के लिए क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हुए उनका दिग्भ्रमित जानकारी देकर उनका सामने करने के लिए कोशिश करते। लेकिन हमारा एक कार्य योजना है क्षेत्र में, जैसे कैंप लगने के बाद धीरे धीरे जनता को अपने विश्वास में लेते हैं, उनका शासन का क्या मंशा है उसको समझाते। उसी प्रकार का भी विगत 2 वर्ष में हम लोग 35 सुरक्षा कैंप स्थापित की गई। उसका हम दावा के साथ बोल सकता है 35 सुरक्षा कैंप के माध्यम से लगभग 3500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को हम नक्सल आतंक से मुक्त करा दिया गया। ठीक, घटना तो कहीं भी हो सकता है, उसका कभी हम गारंटी नहीं दे सकता, मतलब कैंप लगने के बाद उन इलाके में घटना नहीं होगा करके घटना कम किया गया, वो बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ जो नक्सल के गतिविधि है, उनके जो आवक जावक है, उनकी कॉरिडोर बंद हो जाते हैं, उनके सप्लाई नेटवर्क टूट जाते हैं, जो स्थानीय युवतियों का ज़बरदस्ती भर्ती करने वाला प्रक्रिया समाप्त हो जाते हैं। इस टाइप का जो एक एक कैंप लगाने के पश्चात हमको उस इलाके से नक्सल गतिविधि को काफ़ी हद तक पीछे करने में हमको सफलता मिलते हैं। सर, आप लोगों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी ऐसे समय में, नक्सलियों के बीच कैंप में परिवार से दूर कई बार होता है, फिट कैसे रख पाते हैं? खास तौर पर मैं आपकी फिटनेस भी जानना चाहूँगा, सालों से मैं आपको ऐसे ही देख रहा हूँ। जी, जैसा सुरक्षा बल का जो एक नॉर्मली एक रूटीन होते हैं, जैसे कैंप में ऑपरेशन के अलावा बाकी समय में उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ का उनका एक रूटीन बना रहते हैं ताकि अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमेशा फिट रख सकता। कभी कभी जैसा बरसात के समय थोड़ा ऑपरेशन से इतना ज़्यादा संचालित नहीं हो पाए थे या अन्य कोई परिस्थिति में कब ऑपरेशंस नहीं हो पाते, उस समय अपने आप को फिट रखने के लिए कैंप्स के अंदर उनका जो छोटा छोटा प्ले ग्राउंड्स बनाया गया, वॉलीबॉल से लेकर अन्य जो खेलकूद गतिविधि में शामिल रहते, कुछ ओपन जिम्स भी रहते हैं हाई कैंप्स में और योगा के इस टाइप का अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से। और सबसे बड़ा जो वेलफेयर के लिए अभी शासन द्वारा जो एक विशेष ध्यान दी जाती है, जहाँ पर भी कैंप्स लगाए जाते हैं उसमें बहुत जल्दी मोबाइल टावर्स का निर्माण करें ताकि हमारा जवान उनके परिजन से जुड़े रहे। काफ़ी अलग अलग प्रदेश से जो आकर लोग इधर सेवा देते, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, इस प्रकार के दूर दूर क्षेत्र से आकर बस्तर की इलाके के लिए जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान अपना सेवा देते, उनका इधर तैनाती के दौरान उनकी मानसिक स्थिति अच्छा रहे, उनके परिजन से जुड़े रहे, उसके लिए विशेष ध्यान सरकार द्वारा दी जाती है। और इस हमारा फोर्सेस का मनोबल काफ़ी अच्छा है। अभी उन लोग कई कुर्बानी के बावजूद भी उनका मालूम तो हर कदम में खतरा है, इसके बावजूद क्षेत्र की विश्वास के लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए वो लोग समर्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारे पूरा विश्वास है, मतलब बहुत आने वाला जल्दी
हम नक्सल समस्या को इस क्षेत्र से समाधान कर सकते हैं और क्षेत्र की जनता को एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, एक आज़ाद के जीवन जीने के लिए हम एक वातावरण निर्मित करके दे सकते हैं। आपने जवानों की फिटनेस का राज तो बता दिया, अपनी फिटनेस का राज छुपा के लेकिन जी वो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी हमारा नहीं होता, फिर भी हमारा पास अभी पुलिस के जिम है और कुछ साइकिलिंग वगैरह का और बाकी अन्य जो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। इसी कारण से हमारा ऑफिसर्स भी लगभग सब लोग जो इस टाइप का जो क्षेत्र में तैनाती करते समय अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थोड़ा फिट रखने के लिए कुछ एक अवसर मिल जाते हैं। जी कॉर्पोरेट सेक्टर में हम देखते हैं कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा सभी फील करते हैं कि काम कर रहे हैं, काम का तनाव बहुत है। आप लोगों का तनाव बिल्कुल अलग ही तरीके से होता है, बहुत ज़्यादा तनाव के बीच आप लोग काम करते हैं। ये मानसिक रूप से अपने तनाव को कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? क्योंकि आपसे एक आम नागरिक को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, जो तनाव का अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं तनाव है, कई बार उटपटांग कदम भी उठा लेते हैं। जी जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे थे, इस क्षेत्र में जो चुनौती जहाँ पर ज़्यादा है, ना सिर्फ नक्सल अफेक्टेड एरिया में, देश में और भी बाकी सेक्टर्स देखे, जैसा जम्मू कश्मीर सेक्टर देखे या नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में देखेगा, जहाँ पर चुनौती ज़्यादा है उसमें पुलिस के लिए और सुरक्षा बल की साथियों के लिए थोड़ा हमेशा एक टेंशन रहते हैं हर कदम में। मतलब जैसा पहले में भी बताए थे, आईडीज का खतरा हो सकता है, एम्बुश का खतरा हो सकता है और जाने अनजाने में कई बार हम लोग अभियान में कुछ ऐसा परिस्थिति निर्मित हो जाते हैं जिसमें काफ़ी एक कठिन परिस्थिति को हमको सामने करना पड़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सरकार की हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हमेशा साथ मिलते हैं। साथ साथ जो क्षेत्र के जनता भी है उन लोग पूरा परिस्थिति को जानते हैं, जनप्रतिनिधिगण भी है, जितना भी हमारा माननीय विधायकगण है, सांसद और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण, वो क्षेत्र की परिस्थिति को जानते समझते हैं और वो लोग हमको जो सही बात के लिए समर्थन देते हैं और जनता से अप्रिशिएशन कब मिलते हैं वो भी हमके लिए काफ़ी एक मोरल बूस्ट होते हैं। जैसे यदि अच्छा काम करते हैं निश्चित रूप से जनता का काफ़ी अलग अलग चैनल के माध्यम से हमको फीडबैक्स मिलते हैं, मतलब वो लोग अपना कार्य को प्रशंसा करते हैं। इसलिए वो सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग का तनाव दूर हो जाता है और क्षेत्र की जनता के लिए काम करने के लिए एक इच्छा शक्ति अपना अपने बन जाते हैं। ये सब एक मोरल बूस्टर का काम करते हैं। विश्वास भी आप लोगों का एक बहुत अहम थीम है त्रिवेणी में। हमने सुना है कि कई बार लोग दिन में, जैसे आप लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, शाम को आप ही लोगों के पास इलाज कराने भी आ जाते हैं। जी जैसा सामने जो इसमें फोटो एग्जीबिशन में आप कुछ ऐसा चित्र भी देखा होगा जिसमें कभी जिस नया कैंप स्थापित करते समय जो नक्सल की उनकी सिखलाई के कारण से, उनके जो डराना धमकाने के कारण से कुछ इलाके में ग्रामीण द्वारा आकर कैंप का विरोध करने की ऐसा परिस्थिति बन जाते, लेकिन उसमें भी हम लोग लगातार उनसे बातचीत करते हैं। ऐसा भी कुछ फोटोस आप देखे होंगे जिसमें एक बुजुर्ग महिला को हमारा जो सुरक्षा बल की साथियों द्वारा इलाज की जा रही है। ये पोटाली कैंप दंतेवाड़ा जिला का एक चित्र थे। इसमें वो लगातार 7-8 दिन ग्रामीण नक्सल की जो प्रेशर के कारण से आकर प्रदर्शन करते थे, शाम को घर जाते समय आकर हमारा जो शिविर में आकर दवाई मांगते हैं, बाबू मतलब हाथ दर्द हो रहा थोड़ा दवाई दीजिए करके। हमारा जो सुरक्षा बल के जो मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स होते वो लोग उनका दवाई देते, इलाज करते हैं, उनका कई बार हम खाना भी खिलाते हैं। फिर भी अगले दिन आकर मतलब कैंप के विरोध में कुछ प्रदर्शन करते। धीरे धीरे सिलसिला जारी रहते। फिर उनका एक दिन लगते मतलब हाँ सुरक्षा बल जो काम कर रहा था सही कर रहा है, इतना रिस्क लेकर मतलब खुद हमारे इलाके की सुरक्षा के लिए, हमारे इलाके के विकास के लिए अपना जान को रिस्क में डालकर काम कर रहा है। फिर वो उनका प्रदर्शन, उनके विरोध एक समर्थन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम विगत 35 कैंप जो 2 साल में लगाए गए थे उसमें सब धीरे धीरे हम जनता का विश्वास जीत कर आगे बढ़ा और हमको अभी भी पूरा विश्वास है मतलब आने वाले समय में भी इस टाइप के लिए हमको कार्य योजना करना होगा। निश्चित रूप से जनता का विश्वास मिलेगा। नक्सल जितना भी साजिश के लिए कोशिश कर सकता है, मतलब जनता को दिग्भ्रमित करके उनका सुरक्षा बल शासन के खिलाफ एक माहौल निर्मित करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत लंबा समय तक ये नहीं चलेगा। उल्टा ये सब हरकतों के कारण से नक्सल का खात्मा बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल, हमारे फोर्स के इस जज्बे के लिए तालियां तो बनती हैं कि जो इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है उसकी इलाज भी करते हैं और उसकी पूरा सहयोग भी करते हैं हर तरीके से। और बटालियन भी सर, यूथ भी आप लोग बहुत तेज़ी से आगे ला रहे हैं, महिलाओं को भी आगे ला रहे हैं। बस्तर बटालियन हमने सुना काफ़ी नाम कमा चुकी है, दंतेवाड़ा फाइटर्स या फिर दुर्गा फाइटर्स, ये किस तरीके की सोच थी, कैसे फॉर्म हुआ ये सब कुछ?
विगत वर्षों में एक नक्सल विरोधी अभियान में या एक पुलिसिंग का जनरली देखा जाएगा बस्तर में जो खास बात है मतलब स्थानीय युवा युवतियों को अधिक से अधिक अवसर दी जाती है। जैसा अभी तो बस्तर फाइटर्स के बाद में उल्लेख किया, इसमें आने वाला बहुत जल्दी 2800 स्थानीय युवा युवतियों को हम भर्ती करने वाला है। इसके पूर्व में भी जितना बस्तर बटालियन का भर्ती हुआ या अन्य जो रिक्रूटमेंट्स हुआ आर्म्ड फोर्सेस वगैरह में भी, उसमें अधिक से अधिक हमारा क्षेत्र के वनांचल क्षेत्र की युवा युवतियों अंदर फोर्सेस में आए थे। इससे हमको बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा मिला है। जो भाषा है, जो स्थानीय बोली है, पहले जो दूर का दूसरा डिस्ट्रिक्ट से जो फोर्सेस आते हैं, जो कोई बिलासपुर से कोई सरगुजा से उनका जवान रिक्रूट होकर इधर आते, वो भाषा का समस्या रहते हैं, स्थानीय जो कल्चर को समझने में उनका इतना अच्छा अनुभव नहीं रहते हैं। लेकिन अभी जैसे स्थानीय लोग भर्ती होने के कारण से इधर का भाषा जानते हैं, उधर के लोगों के बारे में उनके रीति रिवाज को जानते पहचानते हैं। इसलिए हमारा पॉलिसी में काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम विगत वर्षों में हमको देखने मिलते। कभी भी फोर्सेस अंदर जाते, विशेष तौर पर हमारा महिला बल है, अभी दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी फाइटर्स है, सुकमा में अभी दुर्गा फाइटर्स के नाम पर एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी है, और बाकी जिला में भी महिला बल है, वो लोग भी धीरे धीरे अपना अलग एक पहचान बना रहे थे। तब ये महिला बल अंदर ऑपरेशंस में जाते, एक विशेष उनके लिए एक आइडेंटिटी बन जाते, और फोर्सेस जो जनता से बहुत सरल तरीके से मिलते जुलते हैं, और पुलिस के ऊपर लगने वाला एलिगेशंस है काफ़ी हद तक कम हो गई। पहले जो फोर्सेस के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते हैं, मतलब कभी गांव में जाते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव किया, दुर्व्यवहार किया, इस टाइप का एलिगेशंस लगते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में इस प्रकार का एलिगेशंस काफ़ी हद तक कम हो गए, और हमारा पूरा कोशिश है तब महिला बल साथ में जाते हैं, वो इसमें एक गंभीरता भी रहते हैं और साथ साथ एक संवेदनशीलता भी रहते हैं, और उसी हिसाब से जो कार्य को मतलब जनता भी तारीफ करते हैं, और आने वाले समय इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा। विश्वास जीतने में क्या पर जो सामाजिक जीवन शैली है आदिवासियों की, सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं, चाहे वनोपज के दाम बढ़ाएं व बहुत से वनोपजों को शामिल करना, उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, क्या ये सब चीज़ें भी आप लोगों को डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्टली कहीं हेल्प करती हैं? निश्चित रूप से ये समस्या का समाधान के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन स्ट्रैटेजी अकेला काम नहीं कर सकता है। इसको हमेशा अंग्रेजी में मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बोलते हैं, जैसे ऑपरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी भी होना चाहिए, साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेशर्स है वो भी होना चाहिए। इसमें विगत वर्षों में हम लोग का इन 3 विषयों को साथ में लेकर आगे बढ़ने के कारण से, जैसे ऑपरेशन में अंदर जाते समय जो ग्रामीण से जो फीडबैक मिलते हैं, हमको ये सुविधा चाहिए, ये शासन से हमको विषय का जानकारी में चाहिए करके, फिर इन फीडबैक को हम प्रशासन को, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण को, शासन तक पहुंचाते। उसके परिणाम स्वरूप शासन ने अभी काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उस पर एक बड़ा निर्णय है जो वनोपज जो इसका खरीदी है, जैसा पहले मात्र 7 वनोपज को समर्थन मूल्य से खरीदी की जाती है, उसके बढ़ाकर अभी 52 वनोपज का समर्थन मूल्य में खरीदी की जा रही है। उसके अलावा तेंदुपत्ता का जो प्रत्येक मानक बोरा का 2500 से बढ़कर अभी 4000 तक रेट बढ़ा दिया गया। इस प्रकार का महुआ खरीदी में भी जो रेट बढ़ा दिया गया, और पुराना जो ट्रेडिशनल जो रूट्स है, जैसे एक इकोनॉमिक रूट्स जो बोले जाते हैं, जैसा जगरुंडा रनपुर है, और दोरनापाल से जगरुंडा है, किस्टाराम से चिंतलनार, या पामेड़ से उसूर तक, बासागुड़ा से जगरुंडा, पल्ली बारसू रोड है, नक्सल समस्या के कारण से विगत 30 साल से बंद पड़ गए थे। उन सब पुराना रूट्स को प्रारंभ करने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाकर अभी चालू किया। इसमें पल्ली बारसू रोड का काम कंप्लीट हो चुकी है, और पल्ली बारसू रोड बहुत जल्दी मतलब आने वाला समय में जनता के उपयोग के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार का जगरुंडा बासागुड़ा रोड भी अभी काम लगभग पूर्ण तक और आगे बढ़ रहा है। आरनपुर जगरुंडा रोड जुड़ गई है। इस प्रकार आने वाला बहुत जल्दी मतलब हम जो पुराना ट्रेडिशनल जो रूट्स थे उसका प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें क्षेत्र के जनता की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो अपना बाजार कर सकता है, जो अपना जो प्रोडक्ट्स को बाजार में जाकर बेच सकता है, और बच्चे लोग पढ़ने लिखने के लिए ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक आ सकता है। कोई बीमार हो गए उसका जल्दी मतलब हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। 108 एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सकता है। इन सब तमाम सुविधा कनेक्टिविटी के माध्यम से बढ़ते हैं। इसी दिशा में हम सिर्फ एक ऑपरेशनल अप्रोच के माध्यम से नहीं, पूरा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम इस समस्या को देख रहा है और एड्रेस कर रहा है, और इसी में हमको सफलता मिलने का पूरा विश्वास है। सभी एक्चुअल स्थिति क्या है? आम लोगों के जहन में होता है कि क्या हम सुनते हैं नक्सली बैकफुट पर हैं, वाकई बैकफुट पर हैं या शांत बैठे हैं? क्योंकि बीच बीच में कई बार वारदातें भी कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम नक्सल का पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है, वो काफ़ी एक सीमित इलाके तक उनकी एक्टिविटी अभी कन्फाइन हो गई है।
दक्षिण सुकमा इलाका, दक्षिण बीजापुर इलाका, नेशनल पार्क एरिया, अबुजमाड़ एरिया, इस प्रकार का 4-5 पॉकेट्स है जहाँ पर उनकी एक्टिविटी अभी उपस्थिति सीमित हो चुकी है। उसमें भी हम लोग आने वाले समय में एक और विशेष कार्य योजना के तहत उन इलाका में भी हम काम करेंगे ताकि उधर से भी उनका एक्टिविटी को हम समाप्त करेंगे, उनकी उपस्थिति को समाप्त करेगा और इसका खात्मा करने के लिए हमारा कार्य योजना है। यदि एक रफ कैलकुलेशन करेगा तब राज्य बनाए थे 2000 में, उस समय लगभग हम बोल सकते हैं 40,000 स्क्वायर किलोमीटर बस्तर इलाका में 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में हमारा उपस्थिति सुरक्षा बल का और प्रशासन की उपस्थिति मजबूत थे। कहीं ना कहीं 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में नक्सल गतिविधि थे। धीरे धीरे ये इलाका उनसे हम वापस लेते लेते आज की डेट में हम दावा के साथ बोल सकता है लगभग 32 से लेकर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हम अपना उपस्थिति को मजबूत कर लिया गया उधर। ठीक जैसा घटना तो कहीं भी होगा नहीं होगा इसका हम बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन हम अलग अलग इंडिकेटर के माध्यम से हम देखते हैं उसका जैसा उधर सामान्य एक परिस्थिति बन गई, स्कूल्स कॉलेज स्कूल्स वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला प्रारंभ हो गई, रेशन दुकान प्रारंभ हो गई, लोगों का आवक जावक बढ़ गई है। इसी इंडिकेटर के साथ हम उसका आकलन करते हैं, हम वही दावा के साथ बोल सकते हैं मतलब 32 से लेकर 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हम अपना उपस्थिति को मजबूत कर लिया गया। शेष 5-6 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर इलाका बचा है वो इस अबुजमाड़ क्षेत्र में या नेशनल पार्क एरिया या दक्षिण सुकमा बीजापुर इलाका में है। उसमें भी बहुत जल्दी हम उस इलाके को भी अपना कंट्रोल में ले आ सकता है और उस इलाके के जनता को भी नक्सल आतंक से मुक्ति दिलाकर उनका भी एक एस्पिरेशन होते हैं समाज की मुख्य धारा में जुड़कर हम एक सामान्य जीवन जीने का, उस एस्पिरेशंस को हम पूर्ति करने की दिशा में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।